Hello everyone, I hope you all are doing well. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 28th of December 2020. The topic जो आज हम कवर करने वाले हैं जीएस पेपर 1 से एक न्यूज़ है एंड जीएस पेपर 2 से दो एंड जीएस 3 से तीन न्यूज़ है दैट इज़ फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ओके ये मेंस पर्सपेक्टिव से न्यूज़ है एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए देर आर फोर न्यूज़ सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग देर इज़ एन वन अनाउंसमेंट दैट कल जो था हमने सोशल इशू का जो सेक्शन है सोशल इशू का पार्ट फ्रॉम द विजन आयस का जो मंथली कंपाइलेशन आता है दैट इज़ नवंबर का ठीक है नवंबर मंथली कंपाइलेशन का जो सोशल इशू का सेक्शन है कल हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमने डिस्कस की फ्रॉम द वेरियस टॉपिक्स जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स वगैरह जो था ठीक है दैट इज़ मेटर्निटी लीव्स क्या होती है उसके साथ साथ चाइल्ड केयर लीव क्या होती है ठीक है इन सब के बारे में जाना उसके साथ साथ काफ़ी जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो है इस सोशल इशू के सेक्शन में हमने कल ही कवर कर दिए ठीक है अगर जिसने भी वीडियो नहीं देखा हो जस्ट गो टू द प्ले लिस्ट एंड वॉच द पर्टिकुलर वीडियो ओके एंड अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है जस्ट डू लाइक ताकि हमें भी पता चले कि आपको जो वीडियोस है वो पसंद आ रहे हो एंड सो लेट्स स्टार्ट सो सबसे पहले न्यूज़ है जीएस पेपर 1 से that is it covers the topic modern Indian history about the middle of the 18th century until the present significant event personality and issue ठीक है तो आपको एक मैं नोट बताना चाहती हूँ कि काफ़ी कम बार ऐसा होता है कि जीएस पेपर 1 से कोई न्यूज़ का डिस्कशन होता है इट मीन्स टू से दैट कि कोई भी हिस्ट्री रिलेटेड पार्ट ठीक है हिस्ट्री या रिलेटेड पार्ट या जोग्राफी रिलेटेड ठीक है इस तरीके के जो जीएस 1 के पेपर्स है वहाँ से काफ़ी कम न्यूज़ आती है ठीक है तो ठीक है जैसे हम जानते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो करंट अफेयर में जो ट्रेंडिंग होता है उसी पे यूपीएससी क्वेश्चन निकालता है सो प्लीज़ वो टॉपिक जो है एटलीस्ट उस टॉपिक को जो है जीएस 1 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना ठीक है सो चलिए तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1761 का बैटल ऑफ पानीपत ठीक है तो रिसेंटली कंटेक्स्ट देखा जाए मनोज दानी ठीक है एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड रिसर्चर है ऑफ आर्ट हिस्ट्री उन्होंने एसिमुलेट किया है अ रेयर पेंटिंग प्रिटेनिंग टू द बैटल एंड अ की प्लेयर इन अ वर्क जिसका टाइटल है बैटल ऑफ पानीपत इन अ लाइट ऑफ रीडिस्कवरिंग द पेंटिंग ठीक है ये द बुक जो है वो कंटेन करता है कुछ रेयर पेंटिंग फ्रॉम द Belothicue nationally, the France, the British Library, the National Museum in Delhi, Bonhams of a UK and पुणे बेस्ड भारत इतिहास संशोधन का मंडल ठीक है तो इन यहाँ पे जितने कुछ एक रेयर जो पेंटिंग्स है ये सारा उस बुक में मेंशन किया गया है ठीक है तो ये एक हो गया ओवरऑल कंटेंट्स और उन्होंने जो टाइटल दिया है उसका ठीक है दैट इज अ बैटल ऑफ पानीपत इन द लाइट ऑफ रीडिस्कवरिंग द पेंटिंग ठीक है तो इसी कंटेक्स में हमें बैटल ऑफ पानीपत के बारे में अभी देखना है ठीक है सो व्हाट डज द बुक टेल अस अबाउट द बैटल ठीक है तो ये बुक बैटल के बारे में क्या बताता है ठीक है सो सो देयर आर मरमेड ऑफ अ मिथ्स सराउंडिंग द पानीपत ठीक है काफ़ी ज़्यादा मिथ्स है अराउंड द बैटल ऑफ अ पानीपत फार फ्रॉम द वेल इस्टेब्लिश नरेटिव ऑफ दिस पायोट इवेंट we have only scratched the surface of the crucial period that has whatever we know is only from the handful or the selective source ठीक है उन्होंने ऐसा बोला है कि जितना भी हमें इस क्रूशियल एपिसोड के बारे में पता है दैट इज़ रिगार्डिंग द बैटल ऑफ पानीपत तो वो एक बस जितने भी हैंडफुल या सिलेक्टिव सोर्सेस है बस वहीं से पता है ठीक है उन्होंने इस बुक में इस तरीके से मेंशन किया है ये जो पेंटिंग डिपेक्ट की है कि प्लेयर्स जैसे कि अहमद शाह अब्दाली हो गया सदाशिव राव भाऊ नजीब खान रोहिला दत्ताजी शिंदे विश्वासराव सूरजमत मालजत एंड अदर मराठा अफगान रोहिला एंड जट चीफ ठीक है तो ये जो नाम है आपको बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे अगर आपने हिस्ट्री का जो पार्ट है ना वो कवर कर दिया होगा ठीक है तो आपके लिए ये सारे नाम नए नहीं होंगे यानी इस बुक में उन्होंने जो है पेंटिंग इन सब की भी डिपेक्ट की है एंड ये जो बुक है डेफली वेव्स एनालिसिस फ्रॉम द ओरिजिन आर्चिव सोर्सेस casting a relevance light on shifting alliance in 18th century Indian politics जैसे हम जानते हैं डिफरेंट अलायंस जो इंडियन पॉलिटी ले लिया जाए तो डिफरेंट अलायंस
राइट ड्यूरिंग द अर्लियर टाइम ले लिए या अभी कंटेम्परी टाइम ले लिए, तो बहुत अलायंस जो है शिफ्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो जो शिफ्टिंग 18th सेंचुरी में क्या हुई थी उसी के रिलेटेड जो है उन्होंने इस व्यू पे कुछ उनका जो है लाइट डाला है या उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। ये जो बैटल हुए थे पानीपत के, मेनली दो बैटल हुए थे, सभी सभी जानते हैं। सो सबसे पहला जो बैटल था दैट इज द बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर 1526। ठीक है, लेट डाउन अ फाउंडेशन एंड सॉरी दो, और सेकंड जो था वो बैटल ऑफ पानीपत ऑफ ईयर दैट इज 1556। ठीक है, तो एक 26 में हुआ था और एक 56 में हुआ था। तो पहला बैटल जो था, इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ मुगल एम्पेयर इन द इंडिया आफ्टर द फर्स्ट रूलर दैट इज अ बाबर, जिसने एंडेड की द दिल्ली सल्तनत एंड विच एट द टाइम वॉज लेड बाय द लोधी डायनेस्टिक। एंड सेकंड बैटल जो था इट वॉज सीमेंटेड बाय द मुगल रूलर। ठीक है, मुगल रूलर जो व्हेन अकबर जो था फाउट ऑफ द थ्रेट फ्रॉम द किंग हेमू विक्रम आदित्य। ठीक है, तो ये दो बैटल उस टाइम पे, ठीक है, मेजर क्यों हुए थे वो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं दैट इज अ थर्ड बैटल। ठीक है, सॉरी थर्ड बैटल, तीसरा बैटल आ गया। ठीक है, जो थर्ड बैटल हुआ था, तीन बैटल हुए थे ना, सॉरी मैंने वहाँ पे तू बुद्धू बोला था। तो थर्ड बैटल जो हुआ था पानीपत का वॉज फाउट इन ईयर 1761। अभी 1761 को किस किस के बीच में हुआ था ये, दिस बैटल वॉज फाउट बिटवीन द मराठा फोर्सेस एंड इन्वेंडिंग आर्मीज ऑफ अ अफगान जनरल, जिसके अहमद शाह अब्दाली थे ऑफ अ धुराई एम्पायर इन 1761। ठीक है, अब्दाली जो थे उनको सपोर्ट मिला था दो इंडियन अलायंस से। अब वो कौन थे, वो थे रोहिला नाजिब उल दौला एंड अफगान दोब रीजन दैट इज सूरजुद्दौला एंड सूरजुद्दौला जो नवाब थे अब अवध के। ठीक है, तो इन दोनों से उनको जो था अलायंस या सपोर्ट उनका मिला था। ठीक है, तो ये हो गया तीन बैटल जो थे पानीपत के। तो सबसे पहला बैटल था ईयर 1526, सेकेंड वन वॉज ईयर 1556 एंड थर्ड वॉज 1761। ठीक है, तो अब देखते हैं हाउ इट स्टार्टेड, ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। जो तो जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ अ मुगल एम्पर जिसका नाम ठीक है दैट वाज औरंगजेब, देन सडन जो थी पावर जो थी या राइज मराठा का दिखाई दिया उस टाइम पे। एंड जो मराठा थे रिवाइज ऑल द टेरिटोरियल गेन इन द डेकन एंड कॉन्कर करने लगे डिफरेंट जो पार्ट से इंडिया के। जो डिक्लाइन उस टाइम पे दिखाई दिया हैज़ बीन hasted by the invasion of India by the Nadir Shah, who also took away Tak-e-Tos, that is peacock throne, and Kohinoor diamond in 1739। एंड अब्दाली जो थे वो प्लान कर रहे थे कि वो अटैक करे मराठा को व्हेन हिज सन वाज ड्रिवन आउट टू द लाहौर। एंड जस्ट बाय द एंड ऑफ 1759 अब्दाली विथ his Afghan tribe reached the Lahore as well as the Delhi and defeated the smaller एनिमी। ठीक है, वहाँ पे जितने भी स्मॉलर एनिमी थी उनको उन्होंने डिफीट किया। एंड जस्ट आफ्टर दैट ये दो आर्मी जो थे जो फाउट हुई थी, जिनकी फाइट हुई थी एट कार्नल एंड कुंजपुरा। ठीक है, वेयर द एंटायर अफगान गैरिशन वेयर किल एंड दस ये जो मैसेकर हुआ था कुंजीपुरा में, ठीक है, इन्फ्यूरेट Durrani to such an extent that he ordered for covering the river at all the cost to attack the Marathas। and small जो battle continue हुआ through the month and it further force कर दिया कि दोनों side को एक massed फॉर अ फाइनल असल्ट बट द फूड वॉज रनिंग आउट ऑफ द मराठा। पर उस टाइम पे ये बैटल तो इतना चल रहा था बट उनका जो फूड है उस टाइम पे इट वॉज रनिंग आउट। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखना। इस तरीके से ये इस तरीके की एक सरकमटेंसेस या सिचुएशन बन गई थी कि जो एक वॉर को इमर्ज कर दिया। ठीक है, अभी इनके आउटकम्स क्या हुए, तो सबसे पहला आउटकम अगर देखा जाए तो मराठा जो थे वे आर डिफीट इन द बैटल। उनके 40,000 जो ट्रूप्स थे वो दे वर किल्ड। एंड अब्दाली आर्मी का अगर देखा जाए दे ऑल्सो suffered the casualty about 20,000। ठीक है, it also mark a prestige of a Maratha who lost their preeminent position in the North India after this war and paving the way for the British colony कि वो उनका पावर जो है एक्सपांड करे। ठीक है, मराठा जो उस टाइम पे उनका लॉस जो हुआ था, ठीक है, जो हार गए थे वो बैटल ऑफ देयर मोस्ट important general and the administration including Sadashiv Rao and her apparent Vishwas Rao of a Peshwa household, Ibrahim Khan Gardi and Yashwant Rao Por and
जंकोजी राव सिंधा, ठीक है। तो ये सारे भी थे उस टाइम पे इम्पोर्टेंट जो जनरल और एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने भी जो है मराठा के साइड से उन्होंने भी ये जो बैटल था ऑब्वियसली लॉस्ट किया, क्योंकि मराठा ने तो लॉस्ट किया ही था, ठीक है। सो इन दिस वे द फ्यू आउटकम्स रिगार्डिंग द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। 3 बैटल हुए थे, ईयर ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं कि सेकेंड न्यूज़ जो है जीएस टू पेपर से है। वाई इज वेदर डिपार्टमेंट आस्किंग पीपल इन द नॉर्थ इंडिया नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल ड्यूरिंग द केव कोल्ड वेव्स, ठीक है। तो कोल्ड वेव्स के टाइम पे जो नॉर्थ इंडिया के पीपल है, ठीक है, उनको जो है अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ऐसा वेदर डिपार्टमेंट क्यों बताता है। सो द कंटेक्स इज दैट टू अवॉइड द एडवर्स इफेक्ट टू द कोल्ड वेव्स, जो आईएमडी डिपार्टमेंट है, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो शेयर करते हैं लिस्ट रिकमेंडेशन एंड वन ऑफ देम वाज अवॉइडिंग द अल्कोहल ड्यूरिंग द कोल्ड वेव्स। अभी रिगार्डिंग बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द आईएमडी, दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सेवरल कोल्ड वेव्स की जो कंडीशन होती है लाइकली पार्ट इन द हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, ठीक है, फ्रॉम डिसम्बर 29 ऑनवर्ड। एंड जो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर देखा जाए उनमें कितना गिरता है, वो है 3 to 5 डिग्री सेल्सियस आफ्टर द डिसम्बर 21, ठीक है, 28, ठीक है। तो वाई इज द अल्कोहल बैड इन द कोल्ड वेदर, तो अल्कोहल जो है वो डिक्रीज करता है कोर बॉडी टेम्परेचर एंड इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ अ हाइपोथर्मिया, ठीक है, ड्यूरिंग द कोल्ड एक्सप्लोरर। एंड एक रेसोपेक्टिव स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है जो 2004 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जो अल्कोहल कंजप्शन है इट इज एसोसिएटेड विद 68% ऑफ एक्सीडेंटल हाइपोथर्मिया केसेस, ठीक है। तो हाउ डज इट वर्क, तो अल्कोहल जो है इट इज अ वैक्सोडिलेटर, ठीक है, जिसका मीनिंग ऐसा होता है कि ये ब्लड के वेसल जो है उसको रिलैक्स करता है, ठीक है, एंड इसको ओपन अप करता है। एंड सो आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल जो वॉल्यूम होता है ब्लड का, ठीक है, ब्रॉड टू द स्किन सरफेस इंक्रीजेस एंड दस हमें क्या होता है, ठीक है, जो भी पर्सन होता है मेकिंग यूज फील वार्म एज अ रिजल्ट। एंड दिस ऑल्सो कॉज अ इनटॉक्सिक पर्सन टू फुल्ली टू लुक फ्लश्ड, ठीक है, एज द बॉडी बिगिन टू बिलीव दैट इट इज अ वार्म, ठीक है, उनको लगता है वो वार्म हो रहे हैं, ठीक है, गर्म हो रही है बॉडी अंदर से, यू विल स्टार्टेड टू स्वेट एंड रिएक्शन जो होता है दैट ऑटोमेटिकली रिड्यूस करता है ओवरऑल बॉडी टेम्परेचर एंड ड्रिंकिंग सच अल्कोहल, ठीक है, ठीक है, अल्कोहल मेनी इफेक्ट जो है बॉडीज को हो सकते हैं, एबिलिटी टू डिटेक्ट द कोल्ड प्रॉपरली एंड विच इज प्लेस टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द हाइपोथर्मिया एंड अ फ्रोस्ट बाइट, ठीक है। बट हाउएवर एक्सपर्ट ने ऐसा बोला है कि जब हम ड्रिंक करते हैं मॉडरेटली इन द टेम्परेट एनवायरमेंट डजंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपर्ट ने उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखा और हमने क्या देख लिया कि किस तरीके से ये सारा जो अल्कोहल रिलेटेड हमने देखा, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखते हैं कि हाइपोथर्मिया किस तरीके क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि हाइपोथर्मिया कॉज होता है, तो एक सेवरल मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे बॉडी जो है इट लॉस द हीट बिफोर इट जनरेट इट, ठीक है, मतलब हीट जनरेट होने के पहले ही जो है बॉडी स्टार्टेड टू लॉस द हीट, ओके, एंड एज द रिजल्ट ये कहीं ना कहीं डेंजर होता है फॉर द लो बॉडी टेम्परेचर। और जब नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है जो मिनिममली हमें जैसे पता है इट लाइज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, तो बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन जो सफ़र करते हैं इस हाइपोथर्मिया को, ठीक है, उनका टेम्परेचर ड्रॉप होता है बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कॉमन साइंस अगर देखा जाए वो इंक्लूड करते हैं शिवरिंग, लो रेट ऑफ अ ब्रीथिंग, स्लर्ड स्पीच, कोल्ड स्किन है ना, फैटिक, ठीक है, इस तरीके से उनके जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं। अल्कोहल जो है ऑल्सो हैज़ अ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इफेक्ट एंड विच कैन फर्दर इम्पैक्ट कि जो पर्सन है जो भी उसको कंज्यूम करता है उसकी एबिलिटी टू करेक्टली परस्यू कितना कोल्ड वो फील कर रहा है, ठीक है। अभी ये कोल्ड वेव्स क्या होते हैं कि उस टाइम पे उनको जो है एक्सपर्ट ने जैसे बोला है कि उस टाइम पे उनको पर्सनस को कंज्यूम नहीं करना चाहिए अल्कोहल। तो कोल्ड वेव्स मोस्टली ऑकर होते हैं जब टेम्परेचर जो होता है डीप टू 10 डिग्री सेल्सियस और लेस एंड द डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 4.5 डिग्री सेल्सियस और लोअर देन इट, ठीक है। इन द सेवरल कोल्ड वेदर कंडीशन डिपार्चर जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर का वो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस और उससे भी कम, ठीक है। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस होती है, ठीक है, जब टेम्परेचर में इतना फॉल दिखाई देता है तब हम बोलते हैं कि दैट इज अ कोल्ड वेदर कंडीशन, कोल्ड वेव्स कंडीशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। निमोनिकोलल
निमोनिकोलल पॉलीसैचराइड कॉन्जिक्यूटिव वैक्सीन। ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडिया की वैक्सीन है अगेंस्ट निमोनिया जो डेवलप की गई है बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इट हैज़ बीन लॉन्च इन जुलाई। इंडिया की जो ड्रग रेगुलेटर है हैज़ ग्रांट, उन्होंने अप्रूवल कर दिया है फॉर दिस ड्रग, फॉर दिस वैक्सीन। अभी हाउ दिस डिसीज स्प्रेड, ठीक है, ये जो निमोनिया है हाउ दिस डिसीज स्प्रेड, तो इन्फेक्शियस एजेंट जो है उसके वो है बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। ठीक है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, एक मेजर कॉमन कॉज है ऑफ अ बैक्टीरियल निमोनिया इन द चिल्ड्रन। हेमोलोफिलस इन्फ्लूजा टाइप बी, दैट इज HIV, इट इज अ सेकेंड कॉमन कॉज होता है जो बैक्टीरियल निमोनिया कॉज करता है। और रेस्पिरेटरी साइनेटिकल वायरस, ठीक है, वो कॉमन वायरल कॉज करता है इन द केस ऑफ अ निमोनिया। एयर सैक, ठीक है, इट इज एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल lungs become inflamed due to the deposit of a fluid and pus and making it pain and difficult for them to breathe। ठीक है, तो ये दो मेजर हमने देख लिए पॉइंट। अब देखते हैं कि ये निमोनिकल पॉलीसैराइड वैक्सीन के बारे में। तो ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द निमोनियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये जो वैक्सीन है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट 23 टाइप ऑफ निमोनिकल बैक्टीरियाज। ठीक है, ये किस तरीके से हेल्पफुल रहेगा, तो सबसे पहला, ठीक है, हेल्पफुल टर्म्स यहाँ पे जो यूज़ किए हैं इस वैक्सीन के यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहला है कॉन्जिकेट। कॉन्जिकेट मतलब क्या होता है, एक टाइप ऑफ अ वैक्सीन जो ज्वाइन करती है प्रोटीन टू एन एंटीजन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रोटेक्शन द वैक्सीन प्रोवाइडर। ठीक है, वैक्सीन प्रोवाइडर जिसको प्रोवाइड करती है, ठीक है, वैक्सीन प्रोवाइड्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड नेक्स्ट क्या है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो ये क्या है, एक टाइप ऑफ वैक्सीन है दैट इज कंज्यूम ऑन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ अ शुगर मॉलिक्यूल होता है एंड मेनली दैट रिसेंबल अ सरफेस ऑफ अ सर्टन टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया जो हेल्प करता है द इम्यून सिस्टम माउंट अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये एक दो इस बैक्टीरिया के जैसे हमने नाम पढ़े वहाँ पे ये दो टर्म्स यूज़ किए थे, उसका भी मीनिंग हमने देख लिया। ठीक है, सॉरी, इस जो वैक्सीन का हमने नाम पढ़ा वहाँ पे जो दो टर्म्स यूज़ किए थे, ठीक है, उसका भी हमने मीनिंग जो है वो देख लिया। ठीक है, तो ये एक वैक्सीन डेवलप कर दी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ठीक है, फॉर द निमोनिया। अब हम देखते हैं GS3 पेपर से न्यूज़ है, तेलंगाना विड्रॉ रेगुलेटेड फार्मिंग। ठीक है, तो तेलंगाना जो गवर्नमेंट है हैज़ विड्रॉ रेगुलेटेड फार्मिंग, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लास्ट एग्रीकल्चर सीजन की वो डिस्करेज द मेज एंड प्रमोट करें फाइन वेराइटीज ऑफ अ पैडी, पल्सेस एंड ऑयल सीड फॉर द रीजन दैट हैज़ डिमांड इन द मार्केट। ठीक है, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है कि दे विल नॉट परचेज द प्रोड्यूस ऑन इट्स ओन फ्रॉम द फार्मर इन देयर विलेज। नाउ फार्मर्स जो है उनको सेल करना पड़ेगा, ठीक है, सेल देयर प्रोड्यूस वेर एवर दे फीचर गुड प्राइस। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो उनका फार्म जो परचेस नहीं करेंगी, प्रोडक्ट नहीं परचेस करेगी, उनको जहाँ पे अच्छा प्राइस मिल रहा हो वो वहाँ पे परचेस, ठीक है, सेल करेंगे। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब हम देखते हैं इसका, ये उन्होंने स्टैंड लिया तो इसके बिहान में रैशनल क्या है बिहाइंड दिस मूव। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट कि वो परचेस करे या और सेल द फार्मर प्रोड्यूस, इट वॉज नॉट इन टू द मर्चेंडाइज। ठीक है, ऑल यू नीड टू नो अबाउट द तेलंगाना रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी। ठीक है, तो अभी उन्होंने तो बोल दिया, इस तरीके से उन्होंने उनका जो स्टैंड है वो रख दिया। पर अभी हम देखते हैं कि तेलंगाना रेगुलेटेड फार्मिंग पॉलिसी क्या है। ये जो मूव है इसका एम अगर देखा जाए, बाय मेकिंग एग्रीकल्चर अ मोर प्रॉफिटेबल वेंचर थ्रू द साइंटिफिक कल्टिवेशन बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड। ठीक है, तो मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिटेबल वेंचर बनाना एग्रीकल्चर को, यही तेलंगाना के रेगुलेटरी फार्मिंग पॉलिसी का मेन एम है। ठीक है, इसी पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट क्या करता है, वो गाइड करता है, इट विल गाइड द फार्मर ऑन व्हाट क्रॉप दे शुड कल्टिवेटेड इन द पर्टिकुलर एरिया एंड पर्टिकुलर व्हाट एक्सटेंट तक। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वही दे विल एक्सटेंड अ राहुल बंधु बेनिफिट एंड इंश्योर करेंगे MSP ओनली टू द फार्मर्स जिसने भी गवर्नमेंट डायरेक्शन को फॉलो करते हुए क्रॉप्स को ग्रो किया। ठीक है, तो ये हो गया किस तरीके से तेलंगाना की रेगुलेटेड फार्मिंग पॉलिसी वर्क करती है। अब यहाँ पे जैसे उन्होंने डिस्कस किया, ये गवर्नमेंट, ठीक है, वही एक्सटेंड करेंगी रायत बंधु बेनिफिट्स को। तो ये रायत बंधु क्या है, ठीक है, रायत बंधु स्कीम जो है ऑल्सो उसको हम फार्मर्स इन्वेस्टमेंट स्कीम, सपोर्ट स्कीम भी बोलते हैं। ठीक है, एक वेलफेयर प्रोग्राम है जो सपोर्ट करता है फार्मर के इन्वेस्टमेंट को फॉर 2 क्रॉप अ ईयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ द तेलंगाना। इस स्कीम के अंडर क्या होता है, इट मीन्स टू, वहाँ पे उनको इंटेंसिवाइज किया जाता है
दैट इज स्टेट फार्मर्स को फॉर देयर डे टू डे वर्क्स, ठीक है। अंडर दिस स्कीम ऑलमोस्ट 58.33 लैक्स फार्मर्स ऑफ तेलंगाना उनको प्रोवाइड किया जाता है ₹4,000 पर एकड़ पर सीजन, दैट इज क्रॉप एंड सोइंग, ठीक है, टू सपोर्ट द फार्म इन्वेस्टमेंट सिंस अ ईयर। टोटल अगर देखा जाए टोटल ₹8,000 फॉर द बोथ, दैट इज रबी और खरीफ सीजन के टाइम पे। और इसका पर्पस देखा जाए इस स्कीम के बिहाइंड की वॉज टू ब्रेक द विशियस साइकिल ऑफ अ रूलर इंडेप्टनेस, ठीक है। तो रूलर फार्मर्स जो है मेनली जो है एक डेप्थ उनको बढ़ती रहती है, उनका कर्ज बढ़ता ही रहता है उस टाइम पे, ठीक है, वेन द क्राफ्टिंग सीजन इज देयर। तो उस ये जो एक साइकिल है उसको ब्रेक डाउन करने का मेन पर्पज है इस स्कीम का, रायत बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना, ठीक है। अभी ये रायत बंधु स्कीम के लिए कौन क्वालिफाई होते हैं, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं टू मेक द कट द फार्मर शुड हैव बीन रेसिडेंट ऑफ अ तेलंगाना स्टेट, ठीक है, या उनका फार्म जो है सोविंग फार्म वहाँ पे हो, ठीक है, फार्मिंग फार्म वहाँ पे हो, ठीक है, दैट इज तेलंगाना स्टेट। ये स्कीम जो है इट इज अप्लाई फॉर द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर, हाउएवर कमर्शियल फार्मर जो है एक्सक्लूडेड है इस स्कीम से, रायत बंधु स्कीम से। ऑल्सो फार्मर हुज टिल द टिल रेंटेड लैंड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस स्कीम, ठीक है, रेंटेड लैंड वाले भी जो फार्मर्स है वो भी एक्सक्लूडेड है इस स्कीम से, ठीक है। करंटली अगर देखा जाए तो 8 लाख जो फार्मर है इन तेलंगाना ये रायत बंधु स्कीम के अंडर उनके बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बिजनेसेस विथ मंथली turnover of over 50 lakh to pay at least 1% of a GST liability in a cash। तो रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है रूल 86B इन अ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल, जो रेस्ट्रिक्ट करेगा the use of a input tax credit for discharging of a GST liabilities to the 99%, ठीक है। इस न्यू रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिस भी बिजनेसेस का मंथली टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा होगा विल हैव टू मैंडेटरीली उनको पे करना पड़ेगा एटलीस्ट 1% ऑफ अ GST लाइबिलिटी इन द कैश फॉर्मेट, ओके। एक्सेप्शन क्या है इस नए लॉ के अंडर, देर इज अ रेस्ट्रिक्शन विच विल नॉट अप्लाई व्हेन द मैनेजिंग डायरेक्टर या पार्टनर जो हो हैज़ पेड मोर देन 1 लाख एज ए इनकम टैक्स और अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ रिसीव अ रिफंड अमाउंट मोर देन 1 लाख, ठीक है, इन द प्रिसाइडिंग ईयर, ठीक है। तो जिसको भी जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर हो उस पर्टिकुलर फर्म का, ठीक है, या पर्टिकुलर बिजनेस का, तो उनको जो है अगर 1 लाख तक वो अपना जो है इनकम टैक्स पे करते हो या उससे ज़्यादा पे करते हो, उसके साथ साथ कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसीव करता हो रिफंड अमाउंट मोर देन 1 लाख, ठीक है, इन द प्रिसाइडिंग ईयर, वो एक्सेप्शन है इन दिस न्यू रूल। अभी हम देखते हैं कि क्या रैशनल है बिहाइंड दिस मूव। तो आइडिया रिमेन टू प्रिवेंट द मल्टी यूटिलाइजेशन ऑफ अ क्रेडिट बाय द बिजनेसेस टेकिंग अ फेक क्रेडिट, ठीक है। तो ये एक उनका मेन रीज़न हो गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द इशू नाउ। देन अभी काफ़ी ज़्यादा फियर जो है आ गया है, दैट इज़ मैंडेटरी कैश पेमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है स्मॉल बिजनेसेस को एंड इंक्रीजिंग देयर वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड मेक द GST अ मोर कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। अब हम देखते हैं अभी इनडायरेक्ट टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। तो इट इज़ अ टैक्स जो बिजनेसेस को पे करना पड़ता है ऑन अ परचेस एंड दैट इट कैन बी यूज टू रिड्यूस इट्स टैक्स लाइबिलिटी व्हेन इट मेक अ सेल। इन द सिंपल टर्म्स में अगर देखा जाए तो इनपुट क्रेडिट का मीनिंग ऐसा होता है कि एट अ टाइम ऑफ अ पेइंग टैक्स ऑन अ इनपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन द इनपुट एंड पे द बैलेंस अमाउंट, ठीक है। तो इनपुट के टाइम में आपने जितना पे किया उतना रिमूव कर सकते हो और जो बैलेंस अमाउंट है उतना आपको पे करना पड़ेगा। इसमें एक्सेप्शन क्या है, जो बिजनेस अंडर द कंपोजिशन स्कीम, ठीक है, वो इसके अंडर में नहीं आते, कैन नॉट अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्लेम नहीं कर सकते हैं फॉर द पर्सनल यूज और द गुड दैट आर बीन एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो ये हो गया एक ओवरऑल आइडिया रिगार्डिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हम बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर, तो PM ने इनॉग्रेट किया है न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन एंड द ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर ऑफ अ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को, ठीक है। अभी ईस्टर्न कॉरिडोर का अगर लेंथ देखा जाए तो वो 1856 है। अगर डिस्ट्रिक्ट देखा जाए, ठीक है, उसके 2 डिस्टिंक्ट सेगमेंट अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रीफाइड डबल ट्रैक सेगमेंट है एंड इलेक्ट्रीफाइड सिंगल ट्रैक सेगमेंट वहाँ पे है, ठीक है। स्टार्टेड फ्रॉम अभी कौन से रीजन में वो जाता है,
शाहीनवाल नियर लुधियाना पंजाब, ठीक है, विच विल फर्दर पास टू द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड टू टर्मिनेट अ दांकुनी इन द वेस्ट बंगाल, ठीक है। कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय द डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, दैट हैज़ बीन सेटअप अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, कि वो बिल्ड करे या ऑपरेट करे ये डेडिकेटेड फ्रंट फ्रेट कॉरिडोर को। सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ईस्टर्न कॉरिडोर जो है इट विल प्रोजेक्टेड टू cater to the number of a traffic stream coal for the power plant in the northern region of a UP, Delhi, Haryana, Punjab and the other part of the Rajasthan from the eastern coal fields। फिनिश स्टील हो गया, उसके साथ साथ गुड्स, ग्रेन, सीमेंट, फर्टिलाइजर, लाइमस्टोन, ठीक है, फ्रॉम द राजस्थान टू द स्टील प्लांट जो ईस्ट में है, ठीक है, राजस्थान तो इस वेस्ट में है ना, तो इधर ईस्ट में जाने के लिए, ठीक है, तो ये एक सिग्निफिकेंस हो गया। वाई डू यू नीड DFCS, ठीक है, तो इसका नीड क्यों है, तो सबसे पहला रीज़न ऐसा है, ठीक है, DSCF मतलब डेडिकेटेड फ्रेंच कॉरिडोर की नीड क्यों है, तो सबसे पहला है इंक्रीज बर्डन, ठीक है, तो ओवरऑल अगर कवरिंग देखा जाए टोटल 10,000 प्लस किलोमीटर ये जो कॉरिडोर है वो कैरी करेगा हेवीएस्ट ट्रैफिक एंड हाईएस्ट कॉन्जिक्यूटिव, ये जो रूट है कैरी करेगा 52% ऑफ अ पैसेंजर ट्रैफिक एंड 58% ऑफ अ फ्रेट ट्रैफिक, अकॉर्डिंग टू द मेक इन इंडिया रिपोर्ट जो 2017 में आई थी। ऑल्सो दिस रूट विल हाईली सैचुरेटेड विद द लाइन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रीचिंग एट द हाई एज अ 150%, ठीक है, तो एक हाईएस्ट इंक्रीजिंग बर्डन के वजह से हमें नीड थी कि इस टाइप का एक कॉरिडोर का यूज़, ठीक है, कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट किया जाए। नेक्स्ट था राइज इन द डिमांड, ठीक है, तो कंसीडरिंग इंक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट डिमांड, ओवरटी कॉन्जिक्यूटिव रूट्स एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन एसोसिएटेड विद द रोड ट्रैफिक, ये जो फ्रेट कॉरिडोर है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड अलाउ करेगा फास्टर ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड देखा जाए तो रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ओपन होगा न्यू एवेन्यू फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड दिस विल लीड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड लॉजिस्टिक पार्क अलॉन्ग विद द रूट, तो ठीक है, तो ये तीन मेजर पॉइंट थे कि क्यों हमें नीड थी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को कंस्ट्रक्ट करना। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, इनर लाइन परमिट के बारे में है, तो मेघालय की जो सिविल सोसाइटी ग्रुप है हैज़ रिकॉल्ड फॉर द ब्रिटिश एरा इनर लाइन परमिट, ठीक है, अभी ये मेघालय wants why the Meghalaya want inner line permit, ठीक है, इनर लाइन परमिट क्या होती है, जस्ट आई विल डिस्कस द कंटेक्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, तो फियर फ्रॉम द इंडिजिनस पीपल ऑफ अ नॉर्थ ईस्ट against the illegal migrant influx, it affect the long term damages and northeast India share a border with the countries such as China, Myanmar, Bangladesh and Bhutan, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज दैट इज मेघालय का जो पार्ट है उनको थोड़ा फियर है कि जो इंडिजिनियस पीपल है, ठीक है, विल फेस अगेंस्ट द इलीगल माइग्रेंट, ठीक है, और जैसे हम जानते हैं जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है, ठीक है, वहाँ पे जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की बॉर्डर है, जैसे कि चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान हो गया, और वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वहाँ पे कॉज कर सकते हैं, दस गिविंग दिस रैशनल जो मेघालय है वांट अ इनर लाइन परमिट। अभी इनर लाइन परमिट क्या है, इनर लाइन परमिट इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है बाय द नॉन नेटिव टू विजिट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, जो प्रोटेक्ट किया गया है इन द इनर लाइन परमिट सिस्टम। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो नॉर्थ इंडियन स्टेट में जो इनर लाइन परमिट के अंडर है वो अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है ना, नागालैंड है, ठीक है। बोथ द ड्यूरेशन कितने टाइम तक उस पर्सन को वहाँ पे स्टे करना है उस पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है, एंड द एरिया जो अलाउ कर सकते हैं जहाँ पे वो एक्सेसिबल है, ठीक है, वो डिटरमाइन किया जाता है बाय दिस पर्टिकुलर इनर लाइन परमिट। और इनर लाइन परमिट जो है वो इशू की जाती है बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एंड कैन बी अवेल बोथ अप्लाइंग ऑनलाइन और इन द पर्सन, ठीक है, और ये वैलिड होती है फॉर द डोमेस्टिक टूरिस्ट ओनली, वैलिड फॉर द डोमेस्टिक टूरिस्ट, ठीक है। इसके बिहान में रैशनल क्या है, तो जो इनर लाइन परमिट है इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ अ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 का, आफ्टर द ब्रिटिश जिन्होंने ऑक्यूपाई किया नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को, द कॉलोनियल उन्होंने स्टार्ट किया एक्सप्लोटिंग द रीजन एंड द रिसोर्सेज फॉर देयर इकोनॉमिक बेनिफिट एंड दस फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, दे फर्स्ट स्टार्टेड ट्री प्लांटेशन एंड द ऑयल इंडस्ट्री इन ब्रह्मपुत्रा रिवर। द इंडिजिनियस जो ट्राइब्स थे जो रिसाइड करते थे इन द हिली रीजन उस टाइम पे, ठीक है, वुल रेगुलरली कंडक्ट अ रेड इन टू द प्लेन टू लूट एंड प्लंडर, ठीक है, वहाँ पे लूट वगैरह होती रहती थी एंड दस ऑयल रीक ट्रेडिंग पोर्ट सेटअप, ठीक है, ये सारा उस टाइम पे उन्होंने ब्रिटिश ने वहाँ पे सेटअप कर दिया एंड काफ़ी ज़्यादा जो है उस वहाँ पे कंडक्ट करते थे रेड्स वगैरह, ठीक है, एंड इट वाज अ कंटेक्स्ट दैट ये जो एक्ट है, ठीक है,
1873 का वो प्रोमोगेट किया गया था, दैट इज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, शुल मेघालय बी ब्रॉट अंडर द इनर लाइन परमिट। तो इनर लाइन परमिट जो है इट इज कंसिडर ओनली द मैकेनिज्म टू कंटेन द इन्फ्लक्स इन द स्टेट। इन्फ्लक्स जो होता है prescribed as a dangerous because it could unset the fragile demographic balance of the tribe in the Meghalaya. And influx अगर देखा जाए definitely in the matter of a concern, but it required a better solution than a inner line permit and not instant solution demand by the pressure group. And indeed, now how can such a fair रीचिंग पॉलिसी इज बीइंग डिसाइडेड बाय वन और द टू ग्रुप्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फैक्ट फॉर द फिल्म्स। LAC हॉटस्पॉट टर्न बैन बजवर्ड इन अ वैली। ठीक है, तो फॉर दिल्ली बेस्ड शू कंपनी volatile location between India and China across LAC has become a money spinner. Range winter shoot just named after them is flying off the swell across the Kashmir Valley. ठीक है, की पॉइंट जो इंक्लूड करते हैं गैलवन, दोकलम, कारगिल एंड अ .5 अमॉन्ग अदर्स। ठीक है, नोट देखा जाए, ट्राई टू लोकेट द अबव मेंशन प्लेसेस। ठीक है, ये जो पेंशन प्लेसेस है, ठीक है, वो किस किस रीजन से सराउंडेड है, ठीक है, उसको भी एक बार आप पढ़ने का ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट न्यूज़ पोर्टुलाका लाजी। ठीक है, तो एक न्यू स्पीशीज है ऑफ अ वाइल्ड सन रोज जो डिस्कवर की है रिसेंटली फ्रॉम द वेस्टर्न घाट इन इंडिया, डिस्कवर्ड फ्रॉम द प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। एक यूनिक फीचर है सच एज अ ट्यूबर रोस रूट, नो हेयर इन इट्स लीफ एक्सिल एंड रेडिश पिंक फ्लावर है, पोरेट शेप फ्रूट्स एंड अ क्रॉप्ड ब्राउन सीड विदाउट लस्टर। ठीक है, एंड इसकी एक जो फीचर है आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है शाही फजल कैंपेन लॉन्च किया गया है बाय द नेशनल वाटर मिशन इन 2008 टू नर्च द फार्मर इन द वाटर स्ट्रेस एरिया टू ग्रो द क्रॉप, जो ज़्यादा वाटर इंटेंसिव नहीं है बट यूज ऑफ द वाटर जो रहेगा वो इफिशिएंटली रहेगा एंड इकोनॉमिकली रिम्यूनरेटेड रहेगा एंड हेल्दी एंड न्यूट्रिशन सूट फॉर द एग्रो क्लाइमेट हाइड्रो क्लाइमेट इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लेगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, ये क्रिएट करेगा अवेयरनेस बिटवीन द फार्मर्स ऑन अप्रोप्रिएट क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन, इस सारे जो पॉजिटिव फैक्टर है उसको उसके अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दिस weaving them away from the water intensive crop जैसे कि पैडी, शुगर कैन एक्सेट्रा, क्रॉप लाइक कॉर्न, मेज एक्सेट्रा विल रिक्वायर लेस वाटर, अल्टीमेट लीडिंग टू द इनकम इंक्रीज द इनकम टू द फार्मर एंड दस द की एलिमेंट इज अ शाही फसल। ठीक है, एंड अभी हम देखते हैं मोनपा हैंडमेड पेपर। तो एक 1000 ईयर ओल्ड हेरिटेज है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, आर्ट ऑफ हेरिटेज है एंड आर्ट जो है मेकिंग हैंडमेड पेपर ओरिजिनेट किया गया था अमोंग द मोनपा अराउंड 10,000 ईयर एगो। ठीक है, ग्रेजुअली ये जो आर्ट है बिकम द इंटीग्रल पार्ट एंड द लोकल कस्टम ऑफ अ कल्चर ऑफ अ तगवान इन अरुणाचल प्रदेश। एक फाइन टेक्सचर हैंडमेड पेपर होता है जिसको मोन शुगु बोलते हैं। ठीक है, इन द लोकल डायलेक्ट्स एंड इंटीग्रल ऑफ द वाइब्रेंट कल्चर इन द लोकल ट्राइब्स ऑफ अ तवान एंड ये मोम्पा जो हैंडमेड पेपर है इट इज़ मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ लोकल ट्री शुगु शेंग। ठीक है, जिसको मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। कंटेक्स्ट देखा जाए तो KVIC हैज़ कमीशनड अ मोपा हैंडमेड पेपर मेकिंग यूनिट इन Tawang, which not only aim at reviving the art but also in engaging the local youth with the art professionals so that they can earn from it। ठीक है, तो ये एक हो गया इस न्यूज़ के बारे में एंड इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज़ सेक्शन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।